दोस्तों, कभी-कभी मौत इंसान के इतने करीब से गुजरती है कि उसकी रूह काँप जाती है। और जब इंसान को ये पता चल जाए कि कोई उसकी जान का प्यासा है, तो वो क्या करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने आप को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। करीब 45 साल की एक महिला के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। एक दिन जब वो अपने घर से ऑफ़िस से घर की तरफ लौट रही थी, तो सामने से एक कार बेकाबू रफ्तार में उसकी तरफ आती है। उस पल उस महिला को ऐसा लगा जैसे वो गाड़ी उसे कुचलने ही वाली है। लेकिन उसने अपनी सूझबूझ दिखाई और फुर्ती से सड़क के नीचे उतर गई। कार वहां से मजबूरी में निकलकर आगे चली गई। वो महिला जब घर पहुंचती है तो अपने परिवार में, अपने जानने वालों में ये बात बताती है। उसके बाद बताती है कि वो कैसे आज बस मौत को छू कर वापस आई है। परिवार वाले उसे समझाते हैं कि शायद समय थोड़ा खराब चल रहा है, थोड़ा संभल कर चलो, सड़क के एकदम किनारे चला करो और बेवजह घर से बाहर मत मत निकलो। उस खौफजदा महिला ने लोगों की बात मानी और घर से निकलना लगभग बंद ही कर दिया। 1 महीना बीत गया। वो सिर्फ तब बाहर निकलती जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता। लेकिन दोस्तों, वो जो कार थी, वो कोई हादसा नहीं था। उसमें कातिल बैठे थे और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस महिला का कत्ल करना था। जब कातिलों ने देखा कि शिकार तो घर से बाहर ही नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक खौफनाक खेल खेलना शुरू किया। उस महिला को डराने और घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर के शीशे तोड़े जाने लगे। कभी घर के बाहर नींबू फेंका जाता, कभी हरी मिर्च फेंकी जाती। टोने टोटकों का वो पूरा जाल बिछाया गया। एक दिन वो तो काले रंग की एक गुड़िया फेंकी गई, जिसके साथ काले कपड़े में बंधा हुआ एक नारियल था, जिस पर उस पर एक कलावा भी बंधा था और सिंदूर लगा हुआ था। मकसद साफ था कि महिला डरे और घबराए और घर से बाहर निकले। और फिर एक दिन उस महिला की एक ऐसी मजबूरी बनी कि उसे घर से बाहर कदम रखना ही पड़ा। और जैसे ही वो सड़क पर आई, मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। एक गाड़ी आई और उसे कुचला और फरार हो गई। दुनिया इसे एक हादसा मान रही थी, लेकिन जब पुलिस ने इस हादसे की एक-एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया तो खौफनाक सच बेनकाब हुआ। उसने सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश को हिला कर रख दिया। हर इस घर में हर एक घर में इस केस की चर्चा होने लगी। आखिर वो महिला कौन थी? कातिल इतने शातिर क्यों थे? और इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, जिसने खून के रिश्ते को ही खून का प्यासा बना दिया? आइए आज की इस कहानी में इसी खौफनाक सच को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वक्त था 3 जुलाई 2026 की शाम, करीब 4:45 हो रहे थे। राजस्थान प्रदेश के जयपुर का प्रताप नगर थाना क्षेत्र। 45 साल की वो महिला, जिसका नाम नीरज शर्मा होता है, बहुत ही इत्मीनान से अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो 60 फुट चौड़ी रोड पर चल रही थी। यह इलाका एकदम सुनसान था। न सामने से कोई वाहन आ रहा था, न पीछे से। सड़क पर कोई भीड़-भाड़ भी नहीं थी। नीरज शर्मा अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्क थी कि वो सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही थी और अपनी साइड से ही चल रही थी। उसकी तरफ से कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन तभी पीछे से एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार तूफानी रफ्तार से आती है। कार ने नीरज को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि वो महिला एक फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गई। और जब वो जमीन पर आकर गिरी, तब तक वो स्कॉर्पियो कार तेजी से वहां से फरार हो चुकी थी। टक्कर की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां के आसपास के लोग दहल गए। सड़क के किनारे ही एक बाप बेटा मजदूरी कर रहे थे। जब वो स्कॉर्पियो कार गुजरी तो उनसे उसका फासला मुश्किल से 1 या 1.5 फुट रहा होगा। वो दोनों खौफ के मारे हवा में उछल गए और जोर-जोर से चीखने लगे। उन्होंने मौत को अपनी आँखों के ठीक सामने देखा था। आसपास के लोग धमाके और चीखों की आवाज़ सुनकर मौके पर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा काले रंग की साड़ी पहने एक महिला जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। भीड़ में से किसी ने उस महिला को पहचान लिया और बोला, अरे, ये तो वशिष्ठ साहब की पत्नी है। जी हाँ, ये विजय वशिष्ठ की पत्नी नीरज शर्मा थी, जो जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की रविंद्र नगर कॉलोनी में रहती थी। परंतु उनके घर पर खबर दी गई तुरंत उनके घर पर खबर दी गई। दूसरी तरफ किसी ने पुलिस को भी फोन करके बुला लिया।
पुलिस की टीम आई, लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि मौत एक बहुत ही खतरनाक और भयानक रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है। पुलिस ने कागजी कार्रवाई की और लाश को परिवार के हवाले कर दिया। अब परिवार और रिश्तेदार लाश लेकर अपने मूल गांव की तरफ निकल पड़े। भरतपुर में एक जगह लगती है सेवर, वहीं पर अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां मौजूद हर एक शख्स की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी, इस परिवार को आखिर किसकी नजर लग गई। दरअसल दोस्तों, नीरज के पति विजय वशिष्ठ हाई कोर्ट में क्लर्क के पद पर नौकरी करते थे। एक बेहद सुखी और करोड़पति परिवार था। लेकिन साल 2025 में अचानक विजय वशिष्ठ को ब्रेन हैमरेज हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घर वापस लौटने के बाद उनकी मौत हो गई। परिवार में विजय के जाने के बाद 45 साल की पत्नी नीरज, 23 साल की बेटी आरुषि आरुषि जो है कि लॉ की पढ़ाई कर रही थी, और 16 साल का एक बेटा रह गया था। बेटा जो है कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। पति की मौत के बाद उनकी वो सरकारी नौकरी मृतक आश्रित के तौर पर पत्नी नीरज शर्मा को मिल गई थी। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, लेकिन एक साल भी नहीं बीता था कि अब नीरज की भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने नीरज के एक भाई भी थे, राकेश कुमार शर्मा, जो भरतपुर के बयाना के रहने वाले थे। राकेश चुपचाप एक कोने में बैठे गहराई से सोच में डूबे हुए थे। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो सोच रहे थे कि पहले जीजा जी की अचानक मौत, और अब सगी बहन भी इस तरह हादसे में मौत हो गई। राकेश को ये मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश लग रही थी। राकेश से रहा नहीं गया। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और राजस्थान पुलिस के ऊंचे पदों पर बैठे अपने कुछ दोस्तों को फोन मिलाया। उन्होंने कहा, दोस्त, इस मामले में एफआईआर तो सड़क हादसे की हुई है, लेकिन मेरी बहन की मौत मुझे नॉर्मल नहीं लग रही। अगर थोड़ी सी भी दोस्ती मानते हो तो मेरी तसल्ली के लिए एक बार इस मामले की गहराई से जांच करवा लो। राकेश की इस गुजारिश के बाद पुलिस का महकमा हरकत में आया। एक स्पेशल टीम को इस हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए लगाया गया। पुलिस सबसे पहले उसी 60 फुट चौड़ी सड़क पर पहुंची जहां हादसा हुआ था। उन्होंने उस मजदूर बाप बेटे को बुलाया और पूछताछ की। सड़क का मुआयना किया और फिर शुरू हुआ सीसीटीवी कैमरों की तलाश। फुटेज खंगालने पर पुलिस को वो स्कॉर्पियो कार दिख गई। उस पर हरियाणा का नंबर था, लेकिन फुटेज में पुलिस ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके शक को यकीन में बदल दिया। एक्सीडेंट वाली जगह से करीब 150-200 मीटर दूर वो स्कॉर्पियो कार काफी देर से चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, रोड एकदम खाली था। फिर भी कार जानबूझकर सड़क के किनारे चल रही महिला की तरफ मुड़ी और उसे टक्कर मारकर उड़ा दिया। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक्सीडेंट के तुरंत बाद पास ही खड़ी एक बाइक वहां से तेजी से भाग निकली। जब एक्सीडेंट होने पर लोग रुकते हैं, मदद करते हैं, लेकिन वो बाइक सवार ऐसे भागा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा काम अंजाम देकर निकलना हो। पुलिस ने अब उस कार और बाइक का पीछा सीसीटीवी के जरिए करना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर कैमरे में दिखा कि एक और बाइक खड़ी है जिस पर एक शख्स बैठा है। और फिर पुलिस की लोकेशन प्रताप नगर की चौपाटी तक पहुंची। वहां पुलिस को वो नंबर वाली स्कॉर्पियो कार लावारिस हालत में खड़ी मिल गई। कार को देखकर एक बात साफ हो गई थी कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का पहिया फंसने लगा था और वो आगे चलने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने देखा कि कार की नंबर प्लेट पर जानबूझकर मिट्टी पोती गई थी ताकि नंबर छुपाया जा सके। सीसीटीवी में साफ दिखा कि कार जब खराब हो गई तो कार चलाने वाला ड्राइवर, उसके बगल में बैठा व्यक्ति बाहर निकले और उस बाइक वाले के साथ बैठकर फरार हो गए, जो पहले से वहां खड़ा था। अब पुलिस को 100% यकीन हो गया था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं, यह एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ मर्डर था। गाड़ी का नंबर हरियाणा का था। बिना वक्त गंवाए पुलिस की एक टीम हरियाणा रवाना हुई। पुलिस सीधे कार के मालिक के पास पहुंची। मालिक से जब सख्ती से
पूछा गया तो वो घबरा गया। उसने कहा, साहब मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे पास हेमंत नाम का एक लड़का आया था। उसने मुझे 36,000 रुपए दिए और मेरी गाड़ी किराए पर ले गया। उसके बाद गाड़ी में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। पुलिस को पहला नाम मिल चुका था, हेमंत। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया, हेमंत को दबोच लिया। जब पुलिस अपने तरीके से हेमंत की खातिरदारी की तो वो टूट गया। उसने बताया, साहब मैंने तो सिर्फ गाड़ी का इंतजाम किया था। उस दिन गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था और उसके साथ अरविंद बैठा हुआ था। पुलिस ने तुरंत आकाश और अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने जिस मास्टरमाइंड का नाम उगला, उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन दोनों ने नाम बताया, मोहन स्वरूप। मोहन स्वरूप कोई बाहर का आदमी नहीं था। वो राजस्थान के भरतपुर सेवर का ही रहने वाला था और रिश्ते में वो मरने वाली नीरज शर्मा का सगा जेठ लग रहा था। पुलिस ने तुरंत सेवर में दबिश दी और मोहन को हिरासत में ले लिया। अब तक इस केस में 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली और सबसे भयानक चेहरा अभी भी पर्दे के पीछे था। पुलिस को जब उस चेहरे का नाम पता चला तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो नाम था आरुषि, नीरज शर्मा की 23 साल की सगी बेटी, जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस की टीम आरुषि के घर पहुंची। आरुषि घर में ही थी, मां के गुजरने का शोक मना रही थी। पुलिस वाले पुलिस वालों ने उससे कहा, बेटा आपको बड़े साहब ने थाने बुलाया है। ये सुनते ही वो 23 साल की लड़की अचानक से भड़क गई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? कानून की भाषा मैं भी जानती हूँ। लॉ की स्टूडेंट हूँ मैं। एक तो मेरी माँ मर गई है, ऊपर से तुम मुझे थाने बुला रहे हो। जो काम है यहीं आकर करो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब जो पुलिस वाले भी होते हैं वो काफ़ी तजुर्बेकार होते हैं। वो समझ गए कि ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। उन्होंने बड़ी ही नरमी से कहा, बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपकी माँ को आपके पिताजी की जो सरकारी नौकरी मिली थी, उसके कुछ कागजात पूरे करने हैं। अगर आप थाने आकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगी, तो हो सकता है कि वो नौकरी जो कि आपके पिता की थी, आपकी माँ को मिली थी, वो हो सकता है कि वो आपको भी मिल जाए। नौकरी का नाम सुनते ही आरुषि का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो तुरंत तैयार हुई और पुलिस के साथ थाने पहुंच गई। थाने में पुलिस ने उसे बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठाया और पूछा, पानी पियोगी या चाय मंगवाएं? आरुषि ने बड़े गुरूर से कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना है। जब आरुषि को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है और वो नौकरी के कागज साइन करने वाली है, तभी पुलिस वाले ने एक बहुत ही शांत आवाज में उससे पूछा, बेटा बस एक सवाल पूछना था, तुम अपनी सगी माँ की हत्या क्यों करवाई? ये सवाल सुनते ही आरुषि एकदम से बिफर गई। वो गुस्से में तमतमा उठी और पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी। तभी एक पुलिस वाले ने टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग। तुम्हारा सारा भांडा फोड़ हो चुका है। जरा पीछे मुड़कर लॉकअप में देखो, तुम्हारे सगे ताऊ जी अंदर बैठे हैं। आरुषि ने पलट कर देखा, लॉकअप में उसका सगा ताऊ मोहन स्वरूप बंद था। उसके पास ही कार चलाने वाला आकाश, बगल में बैठा अरविंद, रेकी करने वाला रोहित जाटव, मोहित शर्मा और कार का इंतजाम करने वाला हेमंत, सब के सब जमीन पर बैठे थे। यह नज़ारा देखते ही आरुषि के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका सारा कानून का ज्ञान, सारा गुरूर एक सेकंड में टूट कर चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर उस बेटी ने पुलिस के सामने वो खौफनाक कहानी बयां की, जिसे सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। आरुषि ने बताया कि इस नफरत की बीज का 1 साल पहले ही बो दी गई थी। जब पिछले साल उसके पिता विजय वशिष्ठ का देहांत हुआ तो घर में गमी का माहौल था। उसी दौरान आरुषि अपनी माँ नीरज के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, माँ पिताजी की सरकारी नौकरी मैं करना चाहती हूँ। आज के दौर में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये नौकरी कर लूँ। माँ ने प्यार से कहा, बेटा तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू नौकरी करना चाहती है तो कर ले। लेकिन जब ये बात रिश्तेदारों तक पहुंची तो उन्होंने नीरज शर्मा को समझाया। रिश्तेदारों ने कहा कि नीरज तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी बेटी पढ़ने में काफी होशियार है, लॉ कर रही है। उसे वकालत करने दो, आगे चलकर वो जज बनेगी। तुम्हारी बेटी की नौकरी लग जाएगी। कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे उस 16 साल की जो मानसिक रूप से बीमार है, तुम्हारा बेटा, उसका क्या होगा? उसे रोज फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है।
तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? रिश्तेदारों की बात नीरज को सही लगी। उसने फैसला बदल लिया। उसने बेटी को नौकरी नहीं लेने दी और खुद मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। बस यही वो पल था जब एक बेटी अपनी माँ की दुश्मन बन बैठी। आरुषि ने इस बात का बेइंतहा विरोध किया। माँ बेटी के बीच भयंकर झगड़े होने लगे। जो माँ बेटी कभी दोस्त की तरह रहते थे, वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। नफरत इतनी बढ़ गई कि आरुषि को वो नया घर रविंद्र नगर छोड़कर अपने पिताजी के पुराने मकान कल्याण नगर थर्ड में जाकर रहने लगी। उसी घर में उसके ताऊ मोहन का बेटा बलराम भी रहता था। जनवरी का महीना था। जनवरी का महीना आ चुका था और आरुषि के दिमाग में अपनी ही माँ के खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। जून 2026 के आसपास आरुषि ने अपने चचेरे भाई बलराम से कहा, भाई, तुझे पता है भरतपुर रोड पर हमारी जो 5 बीघा जमीन है, आज उसकी कीमत क्या है? कम से कम 1 करोड़ रुपए। बलराम ने कहा, हाँ दीदी, वो तो है। तो क्या हुआ? आरुषि बोली, अगर वो जमीन तुम्हारे नाम हो जाए तो तुम भी करोड़पति बन जाओगे। बलराम की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, हाँ दीदी, लेकिन ये होगा कैसे? आरुषि ने अपना मास्टर प्लान बताया। तुझे पता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं कल्याण नगर, उसकी कीमत 2 करोड़ है। और ये जो नया घर है रविंद्र नगर में, उसकी कीमत है 1 करोड़। हमारे पास कुल मिलाकर 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अगर माँ को रास्ते से हटा दिया जाए तो माँ की वो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी, दोनों घर मेरे हो जाएंगे और वो 1 करोड़ की 5 बीघे की जो जमीन है वो मैं तेरे नाम कर दूंगी। ये सुनते ही बलराम लालच में अंधा हो गया। वो सीधा अपने पिता मोहन स्वरूप के पास पहुंचता है और उन्हें पूरा प्लान बताता है। जो मोहन स्वरूप भी होता है, वो इस 1 करोड़ की जमीन के लालच में ऐसा अंधा हो जाता है कि उसने अपने सगी छोटे भाई की पत्नी को ही मारने का सौदा पक्का कर देता है। मोहन ने भरतपुर के हेमंत से संपर्क किया। पूरी गैंग की तैयारी की गई। कातिलों ने नीरज की मौत का सौदा 7 लाख रुपए में तय किया। सबसे पहले उन्होंने उस कार का इंतजाम किया जो नीरज को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन अचानक एक और गाड़ी बीच में आ गई, जिससे नीरज को संभलने का मौका मिल गया और वो बच गई। जब नीरज डर के मारे घर में छिप गई तो इन शातिर कातिलों ने रोहित जाटव और मोहित शर्मा को रेकी करने पर लगा दिया। वो दोनों बाइकों से उस पर नीरज के घर के बाहर चक्कर काटने लगे। जब नीरज बाहर नहीं आई तो उन्होंने टोने टोटके का ड्रामा रचा। घर में नींबू मिर्च और काली गुड़िया फेंकी गई ताकि नीरज डर कर किसी तांत्रिक या पंडित पंडित के पास जाने के लिए घर से बाहर निकले। और आखिरकार 3 जुलाई 2026 को नीरज शर्मा शर्मा मजबूरी बन गई। अपने 16 साल के बीमार बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए छोड़ने जाना था। जब वो बेटे को छोड़कर वापस लौट रही थी, तब इन दरिंदों ने स्कॉर्पियो कार से उस बेकसूर माँ को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज पुलिस ने आरोपी आरुषि और उसके ताऊ, भाई और उन सभी भाड़े के कातिलों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। लेकिन जब आरुषि का ये क्रूर चेहरा समाज के सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आजकल के बच्चों को आखिर हो क्या गया है। जिस माँ ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, करोड़ों की दौलत दी, उस माँ को एक पढ़ी लिखी लॉ की स्टूडेंट ने सिर्फ एक सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में जान से मरवा दिया। अगर उसे अपना करियर ही बनाना था तो परिवार के पास 14 करोड़ की संपत्ति थी। कोई एक प्लॉट बेचकर अपना अच्छा सा बिजनेस डाल सकती थी, अच्छी खासी जिंदगी जी सकती थी। क्या सब कुछ सरकारी नौकरी ही था? उसने सोचा था कि माँ को मार देगी, किसी को पता नहीं चलेगा और वो करोड़ों की मालकिन बनकर राज करेगी। लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं है। जमीन आज भी वहीं की वहीं है, दौलत आज भी वहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जो कातिल हैं, वो अब अपनी पूरी जिंदगी जेल की उन काली और ठंडी सलाखों के पीछे सड़ते हुए गुजारेंगे। इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर लालच इंसान को कितना अंधा कर सकता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जब सगी औलाद ही जान की प्यासी हो जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे।
कई लोगों ने और वकीलों ने सोशल मीडिया पर ये अपील की कि ऐसे कातिलों का केस किसी भी वकील को नहीं लड़ना चाहिए। इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि समाज में कोई ऐसा करे, खौफनाक जुर्म करने से पहले हजार बार सोचें। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, लालच से दूर रहें और रिश्तों की कद्र करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।